नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब चुनाव चल रहे हैं, जिला विकास परिषद यानी कि जीडीसी के वहां पर चुनाव हुए हैं। पहले चरण के वहां पर मतदान हुए और बड़ी संख्या में मतदाता वहां पर बाहर निकले। डीडीसी का पहला चुनाव, पहला चरण शानदार रहा है। बंपर वोटिंग वहां पर हुई है। 51.76% से ज्यादा लोगों ने इस चुनाव में मतदान किया है। यानी कि साफ है कि घाटी के लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग जम्मू क्षेत्र में हुई है। यहां पर 74.62% मतदान हुआ है और वहीं सबसे कम दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में वोटिंग हुई है। यहां पर सिर्फ 6.70% ही वोटिंग हुई है। और यह चुनाव कुल 8 चरणों में होना है। 19 दिसंबर तक यह चुनाव खत्म होगा और 22 दिसंबर को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन पहला चरण काफी शानदार रहा। पहले चरण में 51.76% से ज्यादा लोगों ने इस चुनाव में वोटिंग की है। हम डीडीसी इलेक्शन के देने के लिए अपना हक के लिए आए हैं। बहुत खुशी है हमको वोट डालने की इस बार। हाँ, मेरा नाम याकूब है जी। हम डीडीसी चुनाव के लिए आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए। आज हमें बहुत खुशी है और हमारे चुनाव होते हैं और चुनाव हम अपने हक के लिए देते हैं। बहुत खुशी है हमें। आज हम अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे। गांव लड़ाना है जनाब। हाँ, लड़ाना गांव है। इसमें गुज्जर बकरवाल भी हैं और अदर कास्ट के लोग इधर बहुत पब्लिक है। इधर मैं सभी डीडीसी इलेक्शन का ये मतलब है सर, ये इलाका जो है ये बहुत पसमानदा है। यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं इनको दूर करने के लिए ये इलेक्शन स्लो कर रहे हैं डीडीसी का, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट पाल हो, जो इलाके की भलाई के लिए कोई काम करे। इसलिए ये इलेक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं। डीडीसी कैंडिडेट जो हमारे हैं वो मोहम्मद अल्ताफ लाली हैं फ़कीर गुजरी से। तो उन्होंने फॉर्म भरा है दारा ए बी में। ये दारा ए बी का इलेक्शन जो हो रहा है, ये इलाका बहुत पसमानदा है यहाँ पे तरक्याती कामों के लिए। और उन्होंने इंडिपेंडेंट भरा है, ये आज़ाद फॉर्म भरा है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं और संदीप चौधरी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संदीप जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये बम्पर वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, डीडीसी के जो चुनाव हुए 51% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई है, क्या कुछ इशारा आप समझते हैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स का? देखिए हितेंद्र जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जी पहली बार इस तरीके के चुनाव कराए गए। आपको मालूम है, पहले जम्मू कश्मीर में जो ग्राम पंचायत होती है या ब्लॉक स्तर और जो जिला परिषद के चुनाव नहीं होते थे, इस तरीके के वहाँ पे कार्यक्रम नहीं थे। जी। धारा 370 के बाद इस तरीके से दूसरे प्रदेशों में सिस्टम है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और फिर जिला स्तर, उसी तरीके के चुनाव अब वहाँ पे कराने स्टार्ट किए गए हैं। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की तरीके से अब काम करने लगा है। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है और इस चीज की पहल करनी चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए कि लगभग 51% जो वोटिंग वहां पे हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़कर उस चीज में हिस्सा लिया है। जबकि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, कुछ लोगों ने धारा 370 हटने का विरोध किया है और सरकार जो वहां पे स्टेप लेना चाहती है डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। तो वो सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं फेलियर होती नजर आई हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इससे पता चलता है कि वहां के लोगों ने विकास को चुना है, वहां के लोगों ने डेवलपमेंट को चुना है और वो देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से आज जो वोटिंग हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना सकारात्मक संदेश जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने आज ही दिया है? आरबी उपाध्याय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन संदीप चौधरी जी, जिस तरीके से 74% तक आज ये मतदान किया गया है, हालांकि अगर ऑल ओवर बात की जाए तो 51% से ज्यादा, लगभग 52% आज मतदान हुआ, लेकिन कई जगहों पर 74% तक मतदान, और पुलवामा में अगर बात की जाए तो 7% से भी कम वहां पर मतदान किया गया। इस जो वोट शेयर का जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए हितेंद्र जी, इसमें कुछ चीजें समझने वाली है। पहली बात, हम ओवरऑल परसेंटेज देखते हैं जो 51.4% वोटिंग वहां पर हुआ है। नहीं, माफी चाहूंगा, 51.76% मतदान हुआ। हाँ, ये इतना प्रतिशत वहां पे मतदान हुआ है, और लगभग 64% या इससे ज्यादा मतदान खाली हमारे जम्मू उपवन में हुआ है जी। तो जो दूसरे क्षेत्र है, कहीं ज्यादा हुआ है, कहीं कम हुआ है। इसी तरीके से हितेंद्र जी, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, हर स्टेट में जिले वाइज डिफरेंस रहता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के तरीके से देखेंगे, शहर कस्बों के हिसाब से देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज में वेरिएशन रहता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में वोटिंग परसेंटेज में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर प्रतिशत देखा जाए तो 51% से ज्यादा चुनाव का होना, कहीं न कहीं लोगों ने इस चीज का स्वागत किया है, और चीजें आगे आप देखेंगे बदलेंगी। अभी मेरे ख्याल से 19 दिसंबर तक चुनाव होना है, 8 चरणों में ये चुनाव होना है, तो लोगों की अपनी हिम्मत भी बढ़ती है। अभी लोगों के अंदर डर भी था, कहीं ना कहीं आतंकवाद से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल बहुत तरीके के डर थे, अपनी सुरक्षा को लेकर भी लोगों में डर रहता है। तो जैसे जैसे सरकार उनको विश्वास दिलाएगी, वो मुख्य धारा में शामिल भी होंगे, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे, और जम्मू कश्मीर का जो व्यक्ति है, जो वहां के भाई बहन है, वो भी देश के दूसरे प्रदेशों की तरह मुख्य धारा में आके डेवलपमेंट चाहते हैं। वो भी चाहते हैं वहां पे शिक्षा आए, वो भी चाहते हैं वहां पे चिकित्सा आए, वहां पे इंडस्ट्रीज आए। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम बातें कही जा रही थी, और जो मुख्य विपक्षी दल वहां पर है, वो सभी एक साथ गुपकार गैंग में शामिल होकर के एक साथ चुनाव में है, और उसके सामने बीजेपी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने भारी उत्साह दिखाया है इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये क्या कुछ संदेश देता है? देखिए, कश्मीर के हालात बदले हैं जी, उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि भी आतंकवादी गतिविधियां जो होती थी जी, उनमें कमी आई है जी, और कहीं न कहीं सरकार के प्रति जी, जो एक अविश्वास था, जी, वो विश्वास बढ़ा है। जी, और अभी तक क्या होता था, वहाँ आतंकवादियों का एक छत्र राज्य कायम था, जी, अब उससे कश्मीर निकल रहा है। उसी का परिणाम है कि बम्पर वोटिंग वहां पर, और लोकतंत्र में सबने विश्वास जताया है, जी, वो एक अच्छा सिम्टम्स वहां पर है। बिल्कुल। अभी तक जो होता था, जो आतंकवादी चाहते थे, यानी वहां प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी अपनी सरकार चलाते थे, जी, और सुरक्षा का जो माहौल था वो ठीक नहीं था। जो आम शहरी, आम जो वहां पर आदमी है, वो कहीं ना कहीं जो भी आतंकवादी या उग्रवादी हैं, उनके रहमो कर्म के ऊपर जिंदा था। जी, बिना उनके वो अपना जान माल की सुरक्षा हो नहीं सकती थी। तो पहली बार ये सब कुछ 370 हटने के बाद में आप देखेंगे, जी, पहला चुनाव है जी, और बदलाव की बयार साफ लोगों में दिखती है। जी बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, अब जिस तरीके से वहां पर आतंकवादी अभी भी चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही हैं, और इसके अलावा कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो कोरोना के भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना का प्रकोप देश भर में हालांकि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ठंड का भी प्रकोप वहां पर बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी लोगों में खासा उत्साह वो देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर। देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, ये वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है और ज्यादा हाई हो सकता था, लेकिन कोरोना का डर भी लोगों के दिमाग में है। उसके बाद ठंड बहुत ज्यादा वहां पे हो रही है, तो ये भी कुछ रीजंस है, सुरक्षा का भी रीजंस है। तो इन वजह से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। और एक चीज आपको बता दूं, जो गुपकार गैंग का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से पीडीपी से महबूबा मुफ्ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब्दुल्ला परिवार है, उनके साथ दूसरे लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस भी इसमें शामिल है,
तो वहां के लोगों को यह भी पता चल चुका है, जिस तरीके से लैंड स्कैम सामने आया है, रोशनी घोटाला सामने आया है, किस तरीके से इन लोगों ने वहां की जमीन को, जम्मू कश्मीर की कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव अपने लोगों को दिया, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा गया। तो ये सब चीजें मैटर करेंगी। जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं, वो अपने प्रदेश का डेवलपमेंट चाहते हैं, वो समझ चुके हैं। कुछ 2-3 परिवार थे जो जम्मू कश्मीर को लूट रहे थे और वहां के लोगों को उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था। आरबी उपाध्याय जी, क्या ये वोटिंग उन लोगों के खिलाफ हुई है जो फिलहाल अलग अलग विचारधाराएं जिनकी हैं वो एक साथ एकजुट हो गए हैं गुपकार अलायंस के नाम पर? क्या ये वोटिंग उनके खिलाफ हुई है या फिर लोकतंत्र का जो महापर्व हमारे देश में मनाया जाता है उसी के आधार पर ये वोटिंग हुई है? जी आरबी उपाध्याय जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। मेरी पीसीआर टीम से ये अपील रहेगी कि दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन संदीप चौधरी जी, मेरा सवाल यही आपसे है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो तमाम आरोप गुपकार अलायंस के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, देश विरोधी होने के, आतंकवादियों का समर्थन करने के। ऐसे में क्या ये जो वोटिंग हुई है ये उनके खिलाफ हुई है या फिर जिस तरीके से आम चुनाव जो होते हैं देश भर में, या उसी तरीके से ये लोकतंत्र का महापर्व वहां पर मनाया जा रहा है? देखिए हितेंद्र जी, मैं बताऊं, जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के तरीके से ये हुए, क्योंकि इसमें अपने लोकल के जो कैंडिडेट होते हैं वो सामने होते हैं। जनता अपने जान पहचान के कैंडिडेट को, जो उनको लगेगा कि ये काम करवा सकता है हमारे, क्योंकि लोकल में अपने बहुत काम होते हैं, आपके पुलिस स्टेशन के भी काम होते हैं, तहसील के भी काम होते हैं, आपके ब्लॉक स्तर के भी काम होते हैं, आपके जिला स्तर के भी काम होते हैं। तो जो लीडर्स ऐसे होंगे, जो पढ़े लिखे भी होंगे, जो काम कराने में भी समर्थ होंगे, लोग उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से पीडीपी के संबंध रहे हैं, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के संबंध रहे हैं, जिस तरीके से अब्दुल्ला जी के स्टेटमेंट आए हैं कि चाहे कितनी सरकार आ जाए वो धारा 370 नहीं हटा सकती, और उन्होंने यहां तक कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कि उसको हिंदुस्तान छुड़ा नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर धारा 370 हटी तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट है, जिनसे कहीं ना कहीं आतंकवाद की बू आती है, जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की बू आती है, तो ये चीजें भी चुनाव में मैटर करती हैं। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए तो पीडीपी के साथ बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई थी, यानी कि सत्ता का सुख भोगने के लिए अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आ सकती हैं। ऐसे ही गुपकार अलायंस का इस बार हाल है, सभी के सभी सत्ता का सुख पाने के लिए ही कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बीजेपी खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करने का इन लोगों पर आरोप लगा रही है, देश विरोधी होने का भी आरोप लगा रही है। क्या इस बीच ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों के समर्थन से ही उतारे जाते हैं? देखिए, कोई भी आरोप नहीं लगा रहा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक्चुअल में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों करती रही हैं, तो उससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं खाते यहाँ का हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं, बिल्कुल, जो कतई एक्चुअल में काबिले बर्दाश्त नहीं है। और देखिए, आप कहते हैं भी पाकिस्तान का हम हिस्सा है, पाकिस्तान में हम महफूज। अरे पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है या पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वहाँ जिस तरह का आतंकवाद और जिस तरह का दमन और कुचक्र जितना चल रहा है वहाँ पर, तो वो अचरविदित है। हिंदुस्तान में रह के कश्मीर बिल्कुल अपने आप में सुरक्षित है और कहीं ना कहीं एक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर भी हो रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ जाने पर संभव नहीं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सर्वविदित हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप चौधरी जी बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से जो रिफ्यूजी वहां पर थे या जिनको पूरी तरीके से अधिकार नहीं दिए जाते थे, जो भारत के भी लोग थे जम्मू कश्मीर में, उनको भी यहां पर वोट का अधिकार दिया गया। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए थे उनको भी वोट का अधिकार दिया गया। तो काफी संख्या में ऐसे शरणार्थियों ने भी इस बार वोट किया है। जी बिल्कुल, हर इंसान को जम्मू कश्मीर के वोटिंग का राइट दिया गया। और जिस तरीके से पहले बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो हर नागरिक को नहीं थे, लेकिन
आज की तारीख में जो लोग पंजाब के लोग वहां पे काम करते थे, हिमाचल के लोग वहां पे काम करते थे, जिन लोगों को एक तरीके से बंधक बना के रखा गया था, जिनसे केवल साफ सफाई और इस तरीके के काम कराए जाते थे, वो भी वोट डाल सकते हैं। और अगर मेरे और आपके जैसे भाई बहन भी वहां पे शिफ्ट हो गए हैं तो हमारी भी वहां पे वोट बनेगी, हम लोग भी वहां पे वोट डाल सकते हैं। अब पुराने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की तरह मुख्य धारा में आ चुके हैं। वो खुलकर अपना वोट कर सकते हैं, खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। अब किसी तरीके की कोई बाउंडेशन, कोई डर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पूरे तरीके से भारतीय सेना, प्रशासन, वहां पे गवर्नर मनोज सिन्हा जी जनता के साथ है, जनता की समस्याओं से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से आज वहां के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि एक नई उमंग उन लोगों में देखने को मिली है। तो क्या ये समझा जाए कि वो कहीं ना कहीं जिन जंजीरों में जकड़े हुए थे अब वो उनसे आजाद महसूस कर रहे हैं? जी जम्मू कश्मीर कुछ चुनिंदा लोग उसके शासन प्रशासन को अपनी जेब में रखना चाहते थे, जी तो वो लोगों को भी पसंद नहीं था। और न वहां पर कोई प्रोग्रेस हो रही थी, न वहां रोजगार बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं जो वहां जो लोग रहते हैं, जो बासिंदे हैं, वो अपने आप को ठगता महसूस करते थे। पैसा मिलता था लेकिन चंद लोग धंधा कर लेते थे और हमेशा वो अलगाववादी राग अलापते रहते थे। जी। महबूबा मुफ्ती का बयान वो आपको याद होगा कि भाई कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके मुंह पे इतनी बम्पर वोटिंग जो वहां पर हो रही है, जी। और ये नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। जी पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की जी। भी आतंकवाद का सहारा लेने की और दूसरे जो भी हथकंडे वो अपना सकता है उन सब हथकंडों को अपनाने की भी किसी भी तरीके से वहां पर जी लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन वो संभव नहीं जी हो चुकी है और लोग समझ चुके हैं कि भी आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं। जी अगर प्रोग्रेस करनी है और अपना जीवन स्तर उठाना है तो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल संदीप चौधरी जी, जिस तरीके से पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, जब से उनको रिहा किया गया तब से ही उनके कई इस तरीके के बयान सामने आए। पहले तिरंगे को लेकर के, फिर उन्होंने हथियार उठाने की बात तक भी कही कि अब खून बहाने का वक्त आ गया है। इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए हैं और अब उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा सहानुभूति लेने के लिए वहां के लोगों की ये कहा कि उनको फिर से नजरबंद कर लिया गया। तो क्या अब ये समझा जाए कि ऐसे लोगों की दुकानें अब बंद हो सकती हैं? देखिए, आप ये समझने की बात है कि हितेंद्र भाई, अगर गलत बयानबाजी करोगे जी तो आपको खुला नहीं छोड़ा जा सकता, फिर आपके लिए जेल है, आपके लिए कैद है। कोई भी आदमी हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा। आज हिंदुस्तान की मजबूत सरकार है, डिसीजन लेने वाली सरकार है, बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार नहीं है। आपने देखा होगा चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत आज हिंदुस्तान में है। टाइम से डिसीजन लिया जा सकता है। पाकिस्तान को भी उसकी पनाह में घुसाने की हिम्मत आज हिंदुस्तान में है। तो जो आस्तीन के सांप हैं, जो छुपे हुए लोग थे, आज वो बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिससे वो देश को खाते थे बुरी तरीके से और आतंकवादियों के लिए काम करते थे, आतंकवादियों की सरकार चलाने के लिए काम करते थे। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती की बहन के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया था। तो वो चीजें देश की जनता भूली नहीं है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इनसे कभी भी देश को एकजुट होने की, देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे लाने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये जहर उगलने वाले लोग हैं, ये बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है अगर ये नहीं सुधरे तो इनकी जगह केवल और केवल जेल होनी चाहिए। जी बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब ये चुनाव के लिए जो लोग वहां से अपने घरों से बाहर निकल करके वोट डालने के लिए आए, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा उन्होंने लिया और बम्पर वोटिंग की, इससे एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। भारत में हालांकि वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। देश में बन रही वैक्सीन कहां तक पहुंची है, इसका जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 3 बड़ी प्रयोगशालाओं में गए। यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के
जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रयोगशालाओं का दौरा प्रधानमंत्री ने आज किया है। प्रधानमंत्री ने शोधकर्ताओं से और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की है और वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का खुद जायजा लिया है। इस दौरान पीएम ने सभी वैज्ञानिकों को बधाई भी दी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। लेकिन वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के इस दौरे पर तंज कसा है कि पीएम कंपनियों के दफ्तर में जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर कराह रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि काश पीएम जहाज की बजाय जमीन पर किसान से बात करते, कोरोना वैक्सीन साइंटिस्ट और शोधकर्ता ढूंढ लेंगे और देश का पेट किसान पालेंगे और मोदी जी और भाजपा टीवी संभालेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब समेत देश के कई राज्यों से किसान दिल्ली में पहुंच चुके हैं। किसान अपने आंदोलन की लड़ाई को लंबी चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों के अलग अलग जत्थों में भोजन बनाने के लिए भी अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और ये सड़क किनारे ही अलग अलग ग्रुप में खाना भी बना रहे हैं और अपनी आवाज को भी उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ये किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए पंजाब कांग्रेस के दो बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सांसद रवनीत बिट्टू किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखो बात सीधी है, ये तो 2 महीने से पंजाब में बैठे थे, 3 में बैठे थे, पहले अपने आप को तपा रहे थे भाई, इनको नहीं खुद को तकलीफ दे रहे थे वहां बैठ के और 40,000 करोड़ का इंडस्ट्री का घाटा हो गया और खुद लोग ये मंडियों छोड़ के वहां बैठे थे। ये तो जब ना सुनी तो अब लोग ठीक है, हरियाणा के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हरियाणा और पंजाब तो एक है, लेकिन वहां की सरकार जो बीजेपी की है वो बिना वजह से, हम तो आ रहे हैं सेंटर की तरफ, इन्होंने बिल पास की, इनसे साथ लड़ाई है, वो बिना मतलब से सुरंगें, खड्डे, बंकर जैसे चाइना को रोकना हो बनाने लग गए। चलो उनसे निपट लेंगे बाद में, वो चंडीगढ़ जाके निपटेंगे, लड़ाई वहां होगी उनके साथ, पहले दिल्ली वालों से लड़ लें। लड़ना मतलब ये नहीं कोई गोली चलानी है, लड़ना मतलब अपने हितों के लिए अपनी रक्षा करनी है। और वो अब देखो हर सवार होता है। मेरे को लगता है ये कहना गलत होगा। ये किसान आंदोलन, आप देख रहे होंगे कि हम कांग्रेस के बेशक एमएलए हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे हैं। ये किसान आंदोलन है, किसानों का, आम जनता का आंदोलन है। हमारे कहने पे नहीं, वो तो हमारा भी विरोध करते हैं कि आप लोग आम किसान बनकर आओ, यहाँ पर कोई वीआईपी बनकर नहीं आएगा, किसान के झंडे के नीचे आओ। तो ये किसान आंदोलन है और उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का, हरियाणा का किसान, हमने हरियाणा के किसान को तो नहीं कहा, हरियाणा का किसान भी चला हुआ है, हमने उत्तर प्रदेश के किसान को तो नहीं कहा, वो भी चला हुआ है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से किसानों की क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि कई कांग्रेस नेता भी वहां पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल कांग्रेस किसान जो है वो अपनी मांगों पर जरूर अड़े हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जो किसानों की मांग है उसको कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा, मगर किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। मतलब हर तरीके से किसान अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए कह रहे हैं, मगर एक चीज स्पष्ट है, केंद्र सरकार अगर किसानों की जो मांगों पर गौर नहीं करेगी या फिर उनके जो कानून है, जो कृषि कानून आया है उसके अंदर बदलाव नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं किसान भी अड़े रहेंगे अपने मुद्दे को लेकर। मगर वही कहीं बात करें किसान कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता भी अब किसानों के पास जा रहे हैं और कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मुद्दे हैं आपके, वो सरकार कहीं ना कहीं मानेगी जरूर। इसी तरीके से देखिए, हर तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है इसके अंदर। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन केंद्र सरकार यहां पर झुकती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरीके से आज अमित शाह खुद सामने आए, उन्होंने किसानों से अपील की कि 3 तारीख को किसानों की जो मीटिंग है वो बुलाई गई है केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, लेकिन अगर किसान पहले चाहते हैं तो पहले भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसानों से यह साफ तौर पर अपील की गई है कि वो तय स्थान पर जाकर के अपना प्रदर्शन करें। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, केंद्र सरकार हर बार यही कह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत निपटाई जा सकती है, यानी कि बैठ के सॉल्यूशन किया जा सकता है। मगर किसानों की जो कई बार बैठकें हुई हैं उसके अंदर कोई भी नतीजा नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं किसान
से उग्र जरूर हो गए थे। मगर आप जब बात करें दोबारा से किसान जो सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ तक कि बॉर्डर तक सील कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मुश्किलें जरूर बढ़ी है। केंद्र सरकार अब बात करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालने के लिए भी तैयार है। मगर देखना होगा क्या कि केंद्र सरकार की जो बात है वो क्या किसानों तक पहुंचती है और किसान उसकी बातों को मानकर क्या प्रदर्शन बंद कर देंगे अपना। मगर ये कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट हो चुका है इससे कि किसान जब तक नहीं मानेंगे, जब तक केंद्र सरकार उनको पक्का आश्वासन नहीं देगी या फिर जो बिल है उसको वापस नहीं लेगी। जी, लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से अपील की है किसानों से कि अगर किसान जो है वो चाहते हैं कि उससे पहले भी बात हो तो पहले भी बात हो सकती है, तो क्या इस पर कोई किसान नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या किसान ये चाहते हैं कि उससे पहले जो तय समय किया गया है 3 दिसंबर का, उससे पहले बातचीत करेंगे वो? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से किसानों की तरफ से बातचीत चल रही है वो कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत का दौर जो है वो केंद्र सरकार से जरूर चल रहा है। पर एक चीज स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और किसान जो कह सकते किसानों के जो नेता है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हर तालमेल मिलाने की कोशिश करते हैं। मगर एक स्पष्ट हो रही है इसके अंदर कि राजनीति का पहलू जरूर नजर आ रहा है इसके अंदर और कहीं ना कहीं बात को समझाने की कोशिश की जा रही है। जी, और राजीव, अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा के सीएम की, ये भी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सीएम मनोहर लाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पलटवार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब ये मांग कर दी है कि मेरे किसानों पर निर्दयता की गई है, अत्याचार किया गया है, अगर सीएम खट्टर माफी मांगे तो ठीक, नहीं तो वो उनसे बात ही नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर राजनीति पहलू जरूर है, क्योंकि कांग्रेस के पंजाब के अंदर जो पार्टी है वो कांग्रेस की है और हरियाणा के अंदर भाजपा की है और दिल्ली के अंदर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की है। तो इसके अंदर राजनीति जरूर हो रही है और राजनीति के ही दौरान ये इस तरीके के जो प्रदर्शन है उग्र हो रहे हैं। मगर किसानों की जो मांग है वो अपनी जगह पे जायज है और केंद्र सरकार जो अड़ी हुई है वो अपनी जगह पे अड़ी हुई है। मगर कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है उसको मानकर ही किसान पीछे हटेंगे और कहीं ना कहीं सरकारें भी झुकती नजर आ रही है इसके अंदर। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसानों की अगर बात की जाए तो वो सीमाओं पर डटे हुए हैं, आज चाहे वो बात उत्तर प्रदेश के किसानों की हो, हरियाणा के किसानों की हो या फिर पंजाब के किसानों की हो। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है और जिस तरीके से किसान वहां पर डटे हुए हैं, अपने खाने पीने का सारा सामान वहां पर लेकर के पहुंचे हुए हैं और ये जो उनका संघर्ष है उसको आगे लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी अब कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, BBA, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार, 300 से ज्यादा